नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज ये इलेक्ट्रीशियन टूल्स की लास्ट क्लास है, यानी विद्युत कार के हस्त औजार का लास्ट पार्ट है। इस लास्ट क्लास को भी आप देख रहे हो, इसका मतलब आप वो स्टूडेंट हो जिनको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपको पता है कि बच्चे टूट के पड़ते हैं, बीच वाली क्लास में आते-आते उनकी स्ट्रेंथ 50% रह जाती है और लास्ट क्लास तक जो बच्चा पहुँचता है वो मात्र 10%, 5% और इसके बीच का ही बच्चा पहुँचता है और वही फाइनल मंजिल तक पहुँच पाएगा। क्योंकि हम थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो इस सिलेबस को जो कवर भी कर जाएगा, जस्ट क्लास को देख के सुन लेगा, समझ लेगा और बाद में लास्ट के 5 मिनट में पीडीएफ को रिवाइज़ कर लेगा, इतना करने मात्र से ही उसका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन सारी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा डिटेल से चल रहे हैं, यही अगर मेरे को ऐसा होता कि 1.5 या 2 महीने बाद पेपर है, तो मैं इस पूरे चैप्टर को मतलब मोटा-मोटा 1.5 से 2 घंटे की क्लास में भी पूरा कर सकता था। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता। लेकिन फिर उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और हो सकता है कि 2-3 में से 1-2 क्वेश्चन आपका सही भी हो जाता। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो अगर 70 की टेक्निकल थ्योरी है तो उसके 70 के 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाना। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इस प्रकार से हम सॉलिड और डिटेल से पढ़ रहे हैं। चैप्टर बहुत ईज़ी था, चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिसमें मेरे को कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़े और आपको समझने में भी दिक्कत आए। डायग्राम देख के सुनने मात्र से भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था और एंड में भी मैं यही बात बोल रहा हूँ। अगर आपने क्लास को अच्छे से सुना है, देखा है डायग्राम को, क्योंकि ये सारे के सारे टूल्स आपके घरों में मौजूद हैं, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आएँगे और आपके बहुत ईज़िली वो अटेम्प्ट भी हो जाएँगे। आज की इस क्लास में 1-2 न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड, हालाँकि कोई न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, पहले तो हम इस आज की इस क्लास में वॉइस को अच्छे से पढ़ेंगे। वॉइस के नाम जस्ट आपको ध्यान रखने हैं। सिंगल क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वॉइस से रिलेटेड देखने को मिले। बस ये है कि भई पकड़ने का औजार है, तो ये वॉइस के नाम आपको देखने हैं। हालाँकि मैं फिर भी डिटेल से इनके बारे में कुछ न कुछ बातें आपको बताऊँगा, लेकिन जस्ट आपको वॉइस के नाम ध्यान रखने हैं। वॉइस के नाम ध्यान रखने कि भी कौन-कौन सी वॉइस मार्केट में अवेलेबल है। ये एक आता है क्वेश्चन कि पुली पुलर में कितनी लेग्स होती है और बियर पुलर में कितनी लेग्स होती है, लेकिन फिर भी इनकी से रिलेटेड हम बातें पढ़ेंगे। वायर गेज वाला जो टॉपिक है, वो यहाँ भी काम आता है और आगे चलकर भी वायर गेज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वायर का हमें मेज़रमेंट करना होता है, कितने एमएम का, कितने इंच का है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये टेबल आपको थोड़ी-सी मैं याद कराने की कोशिश करूँगा। इंच वाले मान हम नहीं देखेंगे, ज़्यादातर एमएम में पूछा जाता है, तो ये मान पर हम फोकस करेंगे। याद आपको ही करना है, मैं थोड़ा समझा दूँगा आपको। फिर लास्ट में जब आप चलोगे ना, तो माइक्रोमीटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल के सेंस में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि आपको एक ये इस प्रकार का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, तो डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा और फिर लास्ट में जिस प्रकार से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी सेंस में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फेज़ टेस्टर से। कि भाई धारा आ रही नहीं आ रही है या नहीं आ रही, फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ठीक उसी प्रकार से हम लास्ट में एंड भी इस चैप्टर को किससे कर देंगे, टेस्ट लैंप से कर देंगे कि अगर आ रहा है तो कहाँ किस वजह से आपका ये जो इलेक्ट्रिक फैन है या ये बल्ब है या फिर ये एलईडी है, ये क्यों नहीं चल रही। तो लास्ट में हम सर्किट की जांच करने के बाद अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, यानी कि टेस्ट लैंप की सहायता से हम सर्किट की जांच करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट अपना चैप्टर हो जाएगा। आप कहोगे सर आज रिवीजन नहीं, रिवीजन के लिए एक क्लास मैं और रखूँगा। जैसे एग्ज़ाम की डेट आएगी ना, तो जो-जो चैप्टर मैं यहाँ आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ, उन चैप्टरों की एक मैराथन क्लास, एक ही मैराथन क्लास में पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज़ कराऊँगा और जिस दिन मैं मैराथन क्लास लूँगा ना, उसमें इतनी सारी डिटेल से हम बातें नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आपको बताऊँगा, पीडीएफ आपको सारी दिखाऊँगा कि भई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछने के चांसेस हैं। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, हम क्वेश्चनों को वही पिकअप करते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना? कोई टीचर ये कहता है कि मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसके पीछे ये है कि भई वो क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और अब भी उसके आने के चांसेस हैं, ठीक है? और इसके अलावा कोई ये नहीं है कि भई उसकी बहुत ही इंटरनली कुछ मतलब सिक्स सेंस काम कर रहे हो और उसने श्योरिटी के साथ कह दिया हो। वो ज़्यादातर फ्लूक इस वजह से लगते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो रखा होता है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक मॉक टेस्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको इन टेस्ट के बहाने ये भी बताया जा रहा है कि भी इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए। तो आज इस क्लास के बाद इसकी पूरे चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन आपको ऐप पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है। उसी ऐप पे आपको कंप्यूटर की पीडीएफ मिलेगी। कंप्यूटर की क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां से स्टार्ट कर दीजिए। हल्के में मत लेना कंप्यूटर को, क्योंकि पिछली बार सीईटी मेंस के एग्जाम में लैंग्वेज पूछ ली गई थी। हालांकि वो सिलेबस से आउट ऑफ था, लेकिन अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज से रिलेटेड, पाइथन लैंग्वेज हो गई या जावा लैंग्वेज होगी, उनसे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चनों को मैं उस प्ले लिस्ट में कवर कराऊं। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, और वर्ड, इनको बहुत डिटेल से, और फिर लैंग्वेज से रिलेटेड भी मैं 4-5 क्लासे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लूंगा, तो बहुत डिटेल से और सॉलिड तरीके से आपको कराया जाएगा। 70 नंबर की थ्योरी के बाद 10 नंबर का कंप्यूटर और एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है, कौन सी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है वही कंप्यूटर आपका 10 से उठ के 12-15 नंबर का भी आ जाए, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। तो उसको हल्के में मत लेना, उसको कवर करते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और पकड़ने वाले औजारों को आज हम पढ़ते हैं, और कौन कौन से औजार इसके अंदर आते हैं वो हमें डिटेल से कवर करना है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम वॉइस को पढ़ेंगे, है ना। किसको पढ़ेंगे? वॉइस को पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं जॉब पर, जॉब मतलब जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो, जिस भी, कोई पाइप को काट रहे हो, है ना, किसी, कहीं से फिटिंग कर रहे हो, कोई आपने मान के चलो कोई एल्यूमिनियम की सीट ली है ना, आप एल्यूमिनियम तांबे की सीट ली है और उस पे कोई काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं जॉब। तो जॉब को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक है, ये थोड़ा कम दिखाई देगा लेकिन पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ। जॉब पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, क्रियाएं मतलब काम को करने के लिए आवश्यक है कि उसे मजबूती से एक निश्चित स्थान पर जकड़ कर रखा जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बोर्ड अगर हिल-डुल रहा होता तो मैं इतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाता। तो इसको, बोर्ड को फिक्स कर दिया गया, इस दीवार पर फिक्स कर दिया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? कि भाई मैंने पीछे से सफल नेट होते हैं वो लगाए हैं, इस वजह से आज ये आपकी डिजिटल बोर्ड आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। वो कैमरा भी नहीं हिल रहा, वो भी फिक्स है। ठीक उसी प्रकार से जो ऊपर विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ, जो विभिन्न-विभिन्न हम टास्क कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, वो कर तभी पॉसिबल है जब हम उस वस्तु को अच्छे से जकड़ के रखें। तो वॉइस एक प्रकार का टूल है इलेक्ट्रीशियन का, है ना। वॉइस जॉब को, वॉइस क्या करता है? जॉब को एक स्थिर और मजबूत स्थान पर जकड़ कर रखने वाला एक उपकरण है। मतलब क्या करेगा वॉइस? उस डिवाइस को जिस पे आप काम कर रहे हो उसको एक निश्चित, मतलब स्थान पर जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, ताकि आप अपने टास्क को बहुत अच्छे से कर सको। जॉब को फाइलिंग करना, मशीनिंग करना, स्क्रैपिंग करना, फिटिंग आदि अन्य प्रक्रियाएं करने से पहले वॉइस पर मजबूती से जकड़ दिया जाता है। ठीक है, जो भी आप टास्क कर रहे हो, जैसे फाइलिंग को पहले कटिंग की है, कटिंग करने के बाद फिनिशिंग के तौर पर फाइलिंग की है, मशीनिंग, कोई आपको होल वगैरह निकालने हैं, है ना, कोई भी काम करना है, स्क्रैपिंग करना है, फिटिंग करना है, कोई भी टास्क करना हो, तो उसके लिए ये है कि जिस डिवाइस पर आप कोई टास्क कर रहे हो, वो डिवाइस आपकी फिक्स रहे। तो उस फिक्स करने के लिए, जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? वॉइस का प्रयोग करते हो। जॉब को जकड़ कर रखने के लिए इसमें हार्ड जा, क्या होते हैं? हार्ड जा मतलब जबड़ा होता है, उसी में जो वॉइस को, उसी में अपनी जॉब को अच्छे से जकड़ लिया जाता है। तो जैसी आपकी जॉब होगी, जो मतलब जैसा आपका डिवाइस होगी जिस पे आप अपना काम कर रहे हो, मान के चलो कोई पाइप टाइप की है तो पाइप वॉइस में पकड़ेंगे, कोई स्क्वायर टाइप की है तो स्क्वायर वाले में पकड़ेंगे, कोई बहुत छोटी है तो हैंड, जो हैंड वॉइस से पकड़ेंगे, बहुत ही छोटी है तो उसे पिन वॉइस से पकड़ेंगे। तो जैसी आपकी चीज है जिस पर आप काम कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार से उसको जकड़ने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमने उसी प्रकार की वॉइस का निर्माण कर लिया है। समझ गए? जैसे आपको जिस चीज को आपको पकड़ना है, जैसे इस मार्कर को पकड़ना है तो मेरी बहुत ही हल्की सी उंगलियों से काम चल गया, इतने से काम चल गया। अगर कोई मोटी, अब मेरे को मोबाइल फोन पकड़ना था तो मैंने मेरे अपने हाथ को फैलाना पड़ा, इतना देखो, इतना खोलना पड़ा। आप कहोगे सर ऐसे भी पकड़, तो ये अलग अलग तरीके से पकड़ने का स्टाइल हो गया। मान के चलो ये कुर्सी मेरे को उठानी है, ये कुर्सी मेरे को उठानी है, तो इस कुर्सी को उठाने के लिए मेरे को ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ा। समझ गए ना? अब इस पे टास्क करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का आपका जॉब है, जिस प्रकार की आपकी डिवाइस है, उसी प्रकार की आपकी वॉइस हो जाएगी कि
जैसा उसकी शेप है उसके उसको जकड़ के रखना है। किस तरीके से जकड़ेंगे? तो डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है, जिस पे आप काम कर रहे हो। अगर मान के चलो वो पतले आकार की है, मोटे आकार की है, भारी है, हल्की है, छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो वैसी-वैसी हमने जॉब बना दी। तो अब देखते हैं जकड़ने वाली जो वॉइस है, पकड़ के अच्छे से मजबूत तरीके से पकड़ने वाले वॉइस है, उसके क्या-क्या टाइप है। जस्ट आपको नाम पढ़ने हैं। जस्ट आपको नाम पढ़ने हैं, हालाँकि फिर भी डिटेल से बहुत कुछ बता रखा है। मैं क्या कह रहा हूँ, नाम देखना, बस नाम ध्यान रखना, इतना ही काम चल जाएगा। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से टूल जकड़ के रखता है वॉइस, बस यही क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि भई ये सारे आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो मैं इनको मोटा-मोटा आपके बताऊँ, डायग्राम दिखाऊँ आपको। देखो भई, ये आपकी है वो पाइप पकड़ने वाली वॉइस है। ये है आपकी टूल मेकर वॉइस, ये सी क्लैंप है। ये आपकी पिन, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ने वाली, ये हैंड से चलानी पकड़ के रखने वाली वॉइस है। तो मैं सारे डायग्राम से और उनसे रिलेटेड किस चीज़ की बनी है, कैसे काम करती है ना? कैसी इसकी शेप है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका लॉस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। ठीक है? ये वॉइस के नाम आपको जस्ट पढ़ने हैं। आ सकता है ऐसे कि निम्नलिखित में कौन-सा एक वॉइस नहीं है। तो पढ़ा हुआ आएगा, पढ़ा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो वॉइस है वो आपकी बेंच वॉइस है, तो नाम से पता चल गया कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली वॉइस यही है और बेंच पे इसको फिक्स कर दिया जाता है और उसमें आके जॉब को जकड़ लिया जाता है, ठीक है? दूसरे नंबर पर मशीन वॉइस है, ठीक है? नाम से पता चल रहा है। पाइप वॉइस, पाइप को पकड़ने के लिए काम आएगी। लेग वॉइस मतलब एक लंबी टाँग होगी इसकी, ठीक है? और टेबल के साइड में लगा दी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि हैंड वॉइस, हाथ से काम चल जाएगा, किसी टेबल पे लगाने की जरूरत नहीं। पिन वॉइस बहुत ही छोटी वॉइस होती है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए काम में आती है, बहुत ही छोटी चीज़ों को। टूल मेकर्स वॉइस, ठीक है? एक ये सी क्लैंप वॉइस, ये सी क्लैंप वॉइस से कुछ तुमको याद आया? एक हमने सी टाइप का फ्रेम देखा था। हमने देखा था ना सी टाइप का ऐसे एक फ्रेम था। ये किसका फ्रेम था? ये अपने फ्रेम था किसका? ये फ्रेम था आपका हेक्सा का, जिसके अंदर यहाँ ऐसे ब्लेड लगा दी गई थी। तो ये सी और उसमें एक डीप कटिंग हेक्सा ब्लेड हमने देखी थी, है ना? तो वही आपका उसी शेप का आपको देखने को मिलेगा। दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि कितना आसान है ये। ये देखो ये रही। कह रहे कि सी क्लैंप, ये देखो ऐसा हेक्सा का फ्रेम था ना और उसमें ब्लेड लगा रखी थी। डीप कटिंग हेक्सा ब्लेड। तो बस डायग्राम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वॉइस है। फिर है समांतर क्लैंप वॉइस। समांतर क्लैंप वॉइस में क्या होंगे? दोनों जा में ही तो जकड़ के रखते हैं। जा मतलब जबड़ा। जैसे प्लायर का, है ना? प्लायर का आपने देखा था कि आगे जबड़ा था और जबड़े के आगे टिप थी, उसी से हम जकड़ के रखते थे। तो ठीक उसी प्रकार से वॉइस का जबड़ा होगा, एक फिक्स होगा और एक मूवेबल होगा, आगे-पीछे घूमता रहेगा। वो एडजस्ट करने के लिए कि कितनी बड़ी, पतली, मोटी, चौड़ी, किस प्रकार की जॉब को आपको जकड़ के रखना है। क्लियर है? तो ये समांतर क्लैंप वॉइस रहेगी। समांतर क्लैंप वॉइस में क्या फ़ायदा रहेगा कि दोनों समांतर होंगे और दूसरा बेनिफिट उसका क्या होगा? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि भई उस जॉब पर कोई भी प्रकार का आपका निशान नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कौन-कौन से हैं? बेंच, मशीन, पाइप, लेग, हैंड वॉइस, पिन वॉइस। ये दोनों तो अभी से यहीं पर खत्म ही कर देते हैं। ये दोनों तो हैंड वॉइस है और पिन वॉइस है। बहुत ही क्या कहेंगे? छोटी जॉब को पकड़ने के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? स्मॉल जॉब पर। किस पे यूज़ की जाएगी? स्मॉल जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? स्मॉल जॉब को पकड़ने के लिए हैंड, हाथ से पिन है वो अति स्मॉल। स्मॉल में हैंड हैंड हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से कोई भारी चीज़ को तो डाँट के रख नहीं सकते हम, है ना? कोई हल्की चीज़ होगी उसको ही हाथ से ऐसे पकड़ के फिक्स कर सकते हैं, भारी होगी तो ऐसे अपना हाथ ऊपर-नीचे होगा और ये जो पिन है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए काम आती है, ठीक है? फिर आपकी टूल मेकर्स वॉइस, सी क्लैंप और समांतर क्लैंप वॉइस। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ना है मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहली कौन-सी है जी आपकी बेंच वॉइस, कौन-सी है? बेंच वॉइस। हालाँकि इसमें ये जो थ्योरी यहाँ लिख रखी है ना, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आएँगी, आपको जस्ट इग्नोर करना है, बस पढ़ते हुए चलना है। किसी भी कार्यशाला में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली वॉइस कौन-सी है? बेंच वॉइस। किसी भी प्रयोगशाला में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यक या सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली, आवश्यक है तो सबसे ज़्यादा प्रयोग भी होगी, है ना? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पढ़ते हो ना? आज के समय में सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? पहले आता था कि रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन आज के समय में सबसे आवश्यक हो गया अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है? हालाँकि अब भी कुछ एक समझदार लोग हैं, जो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टास्क के तौर पर ही प्रयोग में लाते हैं। अदरवाइज़ सबकी लाइफ़ में अगर 24 घंटे में से देखा जाए ना, सुबह उठते ही जो एक मैंने कल पिछली क्लास में बताया था
कि एक परंपरा थी, एक आध्यात्मिक, एक ट्रेडिशनल, एक ये था कि भई हाँ, हम उठेंगे, सबसे पहले माँ-बाप को प्रणाम करेंगे, माता-पिता, दादा-दादी हाथों को चुचकारेंगे, धरती माता को चुचकारेंगे, है ना? फिर नहा धो के स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएँगे, ये हिंदू परंपरा, अपने-अपने परंपरा के अनुसार। लेकिन अब वो नहीं है, क्यों? अब उठते ही सबसे पहले किसको संभाला जाता है? फ़ोन, फ़ोन कहाँ है? अरे फ़ोन कहाँ है ना? तो और बहुत सारे रीज़न भी होते हैं इसके पीछे, ठीक है? तो यही है कि किसी भी प्रयोगशाला में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वही ज़्यादा सबसे प्रयोग होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन, तो वही भी पूरे दिन का सबसे ज़्यादा आपका टाइम भी कंज़्यूम कर लेता है। बेंच वो इसकी बॉडी साधारणतः ढलवा लोहे की बनी होती है। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, मजबूती फ़ोर्स लगेगा, तो सारी की सारी वो इसना ध्यान रखना ढलवा लोहे की। आप कहोगे सर कार्बन स्टील, क्योंकि भाई ज़्यादा लोहा लग रहा है, ज़्यादा लोहा लग रहा है ना? स्टील की मात्रा इतनी ज़्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते इसमें, क्योंकि फिर ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, इस वजह से जा सारी ऑलमोस्ट सभी की सभी वॉइस आपकी, भाई कोई जिसमें कम लोहा लग रहा हो, वो तो उसमें कुछ मात्रा मिला सकते हैं हम, कार्बन स्टील की, ठीक है? अदरवाइज़ हम किसकी बनाएँगे? ढलवा लोहे की बनाएँगे। तो बेंच बॉयज़ की बॉडी साधारणतः ढलुए लोहे की बनी होती है। बेंच बॉयज़ की बॉडी के अंदर स्थिर जबड़ा, ध्यान रखेंगे जितनी भी बॉयज़ है ना उसमें एक जबड़ा क्या रहेगा? एक जबड़ा आपका स्थिर रहेगा, ये फिक्स है और ये मूवेबल है। मूवेबल क्यों है? कि जिस प्रकार की आपकी डिवाइस को जकड़ के रखना है, भई उसका डायमीटर बड़ा है तो इसको थोड़ा-सा और खोल लेंगे, है ना? इसके अंदर एक नेट होता है, मूवेबल नेट, और उसके हैंडल के द्वारा उसको लूज़ या टाइट किया जाता है। अगर छोटी है तो इसको क्लोज़ कर देंगे, बड़ी है तो वाइड कर, और बड़ी है तो और कर लेंगे, और बड़ी है तो फिर इसकी एक लिमिटेशन भी है। बेंच बॉयज़ के बॉडी के अंदर एक स्थिर जबड़ा होता है, एक क्या होता है भई, एक आपका फिक्स जबड़ा होता है, स्थिर जबड़ा होता है ना? जो कास्ट किया जाता है, जबकि चलित जबड़ा, दूसरा कौन-सा होता है? मूवेबल जबड़ा, जिसे चलित जबड़ा कहते हैं, का वर्गाकार लंबा भाग बॉडी के वर्गाकार होल से गुजरता है। बस कुछ नहीं है, पढ़ते रहना है। यह चलित जबड़े के माइल्ड स्टील का लंबा स्क्रू, इसके अंदर ना माइल्ड स्टील का एक लंबा स्क्रू होता है, इस स्क्रू को घुमाने के लिए ऊपर एक हैंडल की व्यवस्था की गई है। यह स्क्रू बॉडी के अंदर स्थिर किए गए एक नट के अंदर घूमता है तथा घूमने से चलित जबड़े आगे पीछे होते हैं। बस ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाली बेंच बॉयस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेंच बॉयस है। एक फिक्स जबड़ा होता है, एक मूवेबल होता है, एक इसके अंदर ना माइल्स्टीन का एक नेट होता है जिसको हैंडल के माध्यम से, है ना, जैसे ही हैंडल को घुमाएँगे तो ये जबड़ा चलित जबड़ा आगे पीछे होता रहेगा और वो इसको इसके बीच में, जॉब को इसको बीच में रखे और जकड़ देगा। ठीक है भाई? नेक्स्ट आपकी कौन-सी है? नेक्स्ट है जी आपकी मशीन वॉइस। मशीन वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ये है कि इसमें टी एक बोल्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है टी बोल्ट। मशीन वॉइस में किस बोल्ट का यूज़ करते हैं? टी बोल्ट का यूज़ करते हैं। मशीन वॉइस को मशीनों की टेबल पर टी बोल्ट की सहायता से, हालाँकि आया नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन भाई मेरे को तो इसमें यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, टी बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। इस वजह से मोटा-मोटा ये कह सकते हैं कि मशीन वॉइस को ही टी वोल्ट मशीन वॉइस भी कहा जाता है। ठीक है? टी वोल्टों के हेड बताऊँगा डायग्राम में, पहले पढ़ लेते हैं। टी वोल्टों के हेड मशीन टेबल में टी स्लॉट में डालकर मशीन वॉइस को बने खाँचे में नेट द्वारा कस लिया जाता है। इसकी बॉडी ढलवा लोहे की, मैंने पहले ही बता दिया था, ढलवा लोहा या कास्ट स्टील की, है ना? कास्ट स्टील के लंबे आकार में बनी होती है। इसमें एक सिरे पर स्थिर जबड़ा, एक पर क्या रहेगा? फिक्स जबड़ा रहेगा, है ना? जो ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर स्पिंडल के लिए चूड़ियाँ बनी होती है। दूसरे सिरे पर स्पिंडल के लिए, जो मूवेबल होगा उस पे स्पिंडल के लिए देखो ये चूड़ियाँ बनी हुई है। ठीक है भाई? तो हैंडल हो गया, ये आपका स्क्रू हो गया, ये स्लाइडिंग जा हो गया, ये स्टेशनरी जा हो गया, ये आपका बेस हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है कि मशीन वॉइस में टी बोल्ट की सहायता से, ये जो बोल्ट है ना, इसी को बोला गया टी बोल्ट की सहायता से इसको आगे पीछे किया जाता है और इसमें कुछ खास नहीं है। सिल्वर लोहे की बनी होती है, एक फिक्स है, एक मूवेबल है। तो मशीन वॉइस को किससे? टी बोल्ट की सहायता से या फिर टी बोल्ट के हेड की सहायता से, हेड समझते हो ना, जिसको आगे पीछे हम कर रहे हैं। यह स्पिंडल चल जबड़े की वॉइस की बॉडी को आगे पीछे चलाता है। मशीन वॉइस की ऊंचाई बेंच वॉइस की तुलना में काफी कम होती है, जबकि जबड़ों की चौड़ाई अधिक होती है। आपने देखा, ये थोड़ी सी हाइट में है ना, जबकि इसके जबड़े थोड़े कम है, और इसमें हमने देखा कि इसकी ऊंचाई कम है लेकिन जबड़ों का आकार बड़ा है। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बनेगा। ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं देखा गया और ना ही बनने के चांस है। बस पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखा बेंच वॉइस, दूसरी मशीन। मशीन को एक और नाम से मेंशन कर रखा है, टी। टी बोल्ट की सहायता से आगे पीछे किया जाता है, हेड को आगे पीछे करते हैं और इसमें कोई खास नहीं है। बस ध्यान रखेंगे तुलना की जा रही है दो के बीच में,
तो हमने देखा कि जो आपकी बेंच वॉइस है वो आपकी ऊंचाई में ज़्यादा है और जबड़े का आकार थोड़ा कम है, जबकि आपकी मशीन वॉइस है, मशीन मतलब मोटे पार्ट को जो चौड़ाई में ज़्यादा उन पार्ट को पकड़ेगी, तो जबड़े की चौड़ाई आपकी क्या कर रखी है, ज़्यादा कर रखी है और ऊंचाई इसकी कम कर रखी है और इसमें कुछ खास नहीं। तो हो गई, पहली आपकी कौन सी थी? पहली थी आपकी बेंच वॉइस, दूसरी आपकी मशीन वॉइस। बेंच वॉइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, हलवा लोहे की बनेगी। दूसरी आपकी कौन सी है जी? बेंच वॉइस के बाद मशीन वॉइस। मशीन वॉइस में टी बोल्ट की सहायता से इसको यूज़ करते हैं। इसकी हाइट कम है तो चौड़ाई ज़्यादा है। हलवे लोहे की बनी होती है। दोनों में ही दोनों क्या सभी के सभी के अंदर एक फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है और इसमें कुछ खास नहीं। नेक्स्ट कौन सा है जी? नेक्स्ट है जी पाइप वॉइस। पाइप को पकड़ने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि गोलाकार पाइप को जकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं? तो पाइप वॉइस का प्रयोग। पाइप वॉइस का प्रयोग गोल पाइप तथा छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके आधार में वी ग्रूम का शिथिल जबड़ा होता है। एक 2 जबड़े होंगे, एक आपका शिथिल जबड़ा होगा और एक आपका मूवेबल, है ना? एक ये अंदर से आपका आपका बड़ा नट बोल लो, और नट को किसकी सहायता से? हैंडल की सहायता से लूज़ टाइट करेंगे। तो वी, वी मतलब वी ये शेप दे रखी है देखो, वी आकार की ग्रूम के रूप में होता है। फिक्स जबड़ा वी और ये भी ऊपर से कैसा वी उल्टा भी हो गया, तो यहाँ इसके बीच में पाइप को या किसी छड़ को जकड़ दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसके आधार में वी ग्रूम का शिथिल जबड़ा, हर एक में एक शिथिल होता है और एक आपका मूवेबल होता है। एक चल जबड़ा स्पिंडल, ये स्पिंडल हो गया है ना, बड़ा नेट जो स्पिंडल है के द्वारा वर्टिकल फ्रेम में, वर्टिकल समझते हो ना, समझाया था, ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजेंटल होता है, फ्रेम में चलता है। दोनों जबड़ों को 90 डिग्री, दोनों जबड़ों में 90 डिग्री का ग्रूव होता है, मतलब जो बीच में जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी? दोनों जबड़ों के बीच में 90 डिग्री का मतलब समझते हो क्या? कि भाई ये यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री का क्या बनती है? 90 डिग्री का ग्रुप बनाती है, ठीक है? बिल्कुल पैरेलल, तभी तो वही पकड़ बनेगी मजबूत। एक ये इधर से जा रहा है, मान लो ये शेप इधर होती और ये शेप इधर होती, तो बताओ कैसे पकड़ेंगे? मतलब दोनों के बीच में जब इनको क्लोज किया जाएगा ना, तो बिल्कुल एक ऐसी डायमंड शेप बन जाएगी और उसी के बीच में आप पाइप को पकड़ के जकड़ दो, ठीक है? पाइप को या कोई छड़ हो तो उसको जकड़ दिया जाता है। दोनों जबड़े ढलवस स्टील के बने होते हैं, ठीक है? ये पहले बता दिया, जिसमें ऊष्मा उच्चारण के द्वारा हार्ड किया जाता है। जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए इसमें क्या बना दिया जाता है? अभी दांते, टीथ बना दिए जाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि ग्रिप बने, क्योंकि आपकी पाइप होती है वो राउंड शेप में होती है, गोलाकार होती है, तो आपकी मान के चलो दांते नहीं होगी तो, और ये भी राउंड शेप में होगा। जैसे मेरा हाथ खुरदरा है तो भी देखो कितना भी मैं इसे टाइट कर लूं, कितना भी टाइट कर लूं, ये आपको घुमा सकता हूं मैं इस हाथ को कितना भी जकड़ लूं, कितना भी जकड़ दूँ, कितनी भी मैं ऊर्जा लगा लूँ, इस हाथ से मैं कितनी भी ऊर्जा लगा लूँ, लेकिन मैं इस मार्कर को घुमा पा रहा हूँ। क्यों घुमा पा रहा हूँ? ये देखो मैं घुमा पा रहा हूँ। आपको दिखाई तो नहीं देगा लेकिन मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। क्यों घुमा पा रहा हूँ? क्योंकि ये राउंड शेप में है, गोलाकार है और मेरा हाथ भी क्या है, कोई में हाथ में इतना ज़्यादा कोई खुरदरापन नहीं है। तो अंदर से भी कैसी शेप बन गई? राउंड शेप बन गई। इस वजह से मैं इसको घुमा पा रहा हूँ और यही मेरे हाथ में अगर खुरदरापन ज़्यादा होता, मतलब ये सोच लो कि खाँचे बने होते तो मैं इसको जकड़ लेता। तो ये देखो इसमें दांते काटे जाते हैं ताकि जो ताकि जो मतलब आप पाइप को, गोलाकार पाइप को या कोई छड़ को जो राउंड शेप में है, उसको जकड़ सकते हो इन दांतों की सहायता से। तो फिर ग्रिप बन जाएगी तो जकड़ लो। 3 हो गई, पहली आपकी बेंच जो ज़रूरी है, ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है मशीन, और आपकी कौन-सी पाइप, पाइप वॉइस, ठीक है? आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट कौन-सा है? नेक्स्ट है जी लेग वॉइस। नाम से पता चल रहा है कि एक मोटी लेग रहेगी, एक मोटी लेग रहेगी, है ना? जो लेग है वो इस प्रकार से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऐसे सोच लो कि एक प्रकार का स्टैंड है, ये किसी बेंच में, दीवार में, जहाँ आपको लगानी है उसमें फिक्स कर दिया जाता है। ये लंबी टाँगें इसके साइड में ऐसे लटकती रहेगी। फिर क्या होगा कि इस हैंडल के द्वारा ये जो हेड है, ये आपका फिक्स हो गया क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर दिया। ये नीचे ऐसे चला जाएगा, ठीक है? जितना आपको खोलना है, नीचे का इन द सेंस ये ऐसे नहीं कि पूरा ही नीचे गिर जाएगा। जितना आपको खोलना है तो ये आपका साइड में होता रहेगा। ये इस मतलब स्पिंडल के सहायता से, हैंडल की सहायता से ये आपका खुल जाएगा और यहाँ आप पाइप पाइप के लिए तो वो स्पेशल हो गई। जिस जिस जॉब को आपको पकड़ना वो इसमें डाल के फिर से इस हैंडल को टाइट कर दिया। इस वॉइस में एक लंबी टांग होती है जिसके ऊपरी सिरे पे शिथिल जबड़ा होता है, ऊपरी सिरे पर ये शिथिल जबड़ा हो गया और निचला सिरा जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे से टिका होता है। यह आपका इस प्रकार से नीचे की तरफ चला जाएगा। इसको किसी मजबूत व भारी मेज के ऊपर कस दिया जाता है। यहाँ इसको मजबूत भारी मेज या दीवार के ऊपर कस दिया जाता है। दीवार पे क्यों नहीं कसते ज्यादातर? क्योंकि दीवार पर कस देंगे तो एक साइड तो फिक्स हो गई,
एक साइड तो फिक्स हो गई, तो मान के चलो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को या फिर जो भी उस पे काम कर रहा है, तो वो एक साइड तो फिक्स ही हो गई, तो वहाँ पर अपने आप को रूम नहीं दे पाता, रूम मतलब वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मान के चल रहे हो कि आप जॉब पे काम कर रहे हो, आपने एक साइड से तो उसकी कटिंग वगैरह अच्छे से कर दिया, अब आपको घूम के जाना हो, तो इस साइड तो दीवार है, कैसे जाएँगे? तो इस वजह से बेंच पे लगाया जाता है। बेंच का बेनिफिट ये है कि 3 साइड तो साफ-साफ होती है, चौथी साइड बेंच है, तो बेंच के ऊपर आके भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो दीवार पे फिक्स ना कर ज़्यादातर जो वॉइस को किसके ऊपर लगाया जाता है, बेंच के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन कुछ एक वॉइस इतनी हैवी होती है, उनको दीवार पे लगाना भी मजबूरी हो जाती है, ठीक है? कोई ऐसी जगह पर लगाना मजबूरी हो जाती है जिसमें वो आपकी वॉइस ना हिले। कह रहे हैं कि किसी मजबूत या भारी मेज के ऊपर कस दिया जाता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल के द्वारा शिथिल जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे घूमना घूमता रहता है, ये स्पिंडल है। स्पिंडल ऐसे समझ लो एक मोटा ना मतलब क्या बोलेंगे, मोटा नेट है और कुछ नहीं है, स्पिंडल आपका मोटा नेट है, उसी को स्पिंडल बोला गया है, ठीक है। के द्वारा शिथिल जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे चलता रहता है। यह स्पिंडल शिथिल जबड़े के लगे नेट की गति करता है। यह वॉइस माइलस्टीन की ढलवे लोहे की बनी होती है। दोनों जबड़ों को स्टील के जबड़े से प्लेट ब्लेड खास नहीं है, जबड़ों को स्टील की जबड़ा प्लेट ब्लेड की बनी होती है, ऐसा कुछ। बस आपको ध्यान रखना है कि लेग वॉइस है, एक मोटी एक लंबी एक लेग होती है और एक जबड़ा आपका फिक्स होता है, जो आपके जिस साइड आप जॉब को टाइट कर रहे हो कि इस इमेज पे वो वाला जबड़ा फिक्स हो गया, दूसरा आपका मूवेबल हो गया और इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत। तो 4 हो गई, नाम मेरे साथ-साथ एक बार पढ़िए। सबसे पहले कौन-सी होगी? सबसे पहले होगी जी बेंच, बेंच वॉइस। बेंच वॉइस ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है ना? ज़रूरी है और देखा आपने सारी की सारी ढलवे लोहे की बनी होती है, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल जबड़ा होता है। उसमें आपने देखा कि भई वो हाइट में ज़्यादा होती है, चौड़ाई में कम है। दूसरी कौन-सी है? मशीन। मशीन आपकी मैंने बताया कि टी वोल्ट की सहायता से, तो वो एक टी शब्द आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात वो हाइट में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होती है, तो उसका जबड़ा है वो आयताकार थोड़ा-सा बड़ा होता है। तीसरी थी आपकी पाइप वॉइस, पाइप को पकड़ने के लिए काम में आती है। चौथी आपकी कौन-सी? ये रही लेग वॉइस, एक लंबी टाँग होती है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी कौन-सी है जी? नेक्स्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक है जी आपकी हेड वॉइस, है ना? हैंड वॉइस, हैंड नहीं हैंड वॉइस और दूसरी है जी आपकी पिन वॉइस। हाथ से भी इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका स्पिंडल हो गया, इसको विंग्स नेट के नाम से भी बोल सकते हैं। ये वाला आपका क्या है? स्पिंडल और यहाँ पर इसको हाथ से ही कर रहे हैं। तो स्पिंडल में क्या होता है ज़्यादातर हम हैंडल की सहायता से उसे लूज़ या टाइट करते हैं। लेकिन ये स्पिंडल ना बोल के इसको विंग्स नेट बोल सकते हैं। क्योंकि ये वाला सेम नेट हमने किसमें देखा था? हेक्सा में भी देखा था। जिसमें एक साइड हैंडल था और दूसरी साइड आपका विंग्स नेट था। ध्यान है ना आपको? एक आपका फिक्स्ड और एक आपका मूवेबल। फिक्स्ड आपका हैंडल साइड और मूवेबल आपके जहाँ पर विंग्स नेट लगा हो। तो ये हाथ से लूज़ या टाइट कर सकते हैं, तो इसको विंग्स नेट बोलते हैं। तो इस जॉब को ऐसे पकड़ के मान के चलो ये जॉब है वो, तो ऐसे इस जॉब को पकड़ लिया। ये मेरी वॉइस हो गई, हाथ से पकड़नी हुई और ये मेरा वो हो गया। तो इससे ना कोई इतना ज़्यादा हेवी काम नहीं कर सकते। मान के चलो यहाँ काट रहे हैं तो भई ये तो हिलेगी, हिलेगी तो आपकी कटाई नहीं होगी। तो इसमें ना बहुत ही हल्के-फुल्के काम किए जाते हैं और हाथ से उस जॉब को पकड़ लिया जाता है। हाथ से पकड़ने के लिए हाथ में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ही नुकीले पार्ट है, तो वो आपके हाथ को कट लगा सकते हैं। और हो सकता है कि भई बहुत ही मतलब कोई फिनिशिंग कर रहे हो, तो हाथ से पकड़ रखा है तो हो सकता है आपके हाथ पे भी खरोंच वगैरह आ जाए। इस वजह से हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। कौन-सी वॉइस का? हैंड वॉइस का। तो उस जॉब को वो पकड़ के रख लेगा। पिन वॉइस है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ना प्रयोगशाला में बहुत ही छोटे-छोटे काम जो करने होते हैं, प्रयोगशाला में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ना होता है, महीन से महीन चीज़ों को पकड़ना होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम पिन वॉइस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है ना, ये जो इसको अंदर की तरफ यहाँ एक नेट होता है, उसको लूज़ करके अंदर की तरफ जाएँगे ना, तो इसके बाहर ना ऐसे जो हॉलीवुड फ़िल्मों में दिखाया जाता है ऐसे, ना ऐसे एक पिन सी बाहर निकलेगी, जिसके आगे की तरफ ना 4 अलग-अलग खाँचे होंगे। तो फिर उसको जॉब के ऊपर लगाएँगे और फिर इसको वापस ऐसे खींच लेंगे, जैसे पिचकारी को हम खींचते हैं, तो उसको ऐसे जकड़ लेंगे, वो आपकी फिक्स हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसका खुद का ही बेचारी का आप देख सकते हो कि कितनी की औकात है, तो वो जो जिस जॉब को पकड़ रहे हैं ना, अब पकड़ने को तो हो सकता है वो इस मार्कर को भी पकड़ के उठा ले, लेकिन फिर भी आपका पता भी है कि इस मार्कर पर आप ये तो है नहीं कि भई जस्ट इस मार्कर को दिखाना है, अभी ये देखो, उसपे कोई ना कोई टास्क तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो हिले ना और वो कब पॉसिबल है जिस जिस वॉइस को आप प्रयोग कर रहे हो, वो वॉइस आपकी थोड़ी-सी हेवी हो, तो तभी वो उसको अच्छे से जकड़ के रखेगी।
तो इसके लिए ना जिस चीज को आप पकड़ोगे, जिस चीज पे आप टास्क करोगे, वो इसके वजन से ना काफी कम होनी चाहिए, तभी आपकी कार्यगर है, अदरवाइज ये हिलेगी। जिस प्रकार से हैंड वॉइस थी, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि भाई जिस जॉब को आप पकड़ रहे हो, जिस चीज को आप पकड़ रहे हो, उसका वजन इस हैंड वॉइस से काफी कम होना चाहिए। हालांकि हम अपना फोर्स भी लगाएंगे, एक आयाम तो अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उससे काफी कम होना चाहिए, अदरवाइज आपका हाथ भी तो हिल सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से पिन वॉइस का प्रयोग हम बहुत ही छोटी चीजों पर प्रयोग में लाते हैं। ये आगे की तरफ जैसे पिचकारी की तरह हम प्रयोग करते हैं ना, वैसे इसमें तो नेट होता है, पिचकारी तो है नहीं कि इसको आगे पीछे ऐसे करेंगे। नेट होता है इसके अंदर, ये मूवेबल, ये यहाँ की तरफ आप देखोगे ना, तो ऐसे ये लूज या टाइट होगा, और ये आगे की तरफ ये वाला भी घूमता है इसका, तो आगे की तरफ एक पिन निकलेगी जिसके आगे की तरफ चार, एक जबड़ा सा निकलेगा आगे की तरफ से, है ना, और चार उसके खांचे होंगे, उसमें किसी भी जॉब को आप पकड़ सकते हो। तो हैंड वॉइस और पिन वॉइस दोनों की दोनों वॉइस आपकी बहुत ही छोटी चीजों को पकड़ने के लिए, ये फिर भी ठीक है, लेकिन ये सबसे कम छोटी चीजों को पकड़ने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट है जी आपकी कौन सी, टूल मेकर्स वॉइस। कौन कौन सी होगी, एक बार फिर से पढ़ते हैं, नाम याद करने हैं और कुछ नहीं है। सबसे पहले है आपकी कौन सी थी, बेंच वॉइस, फिर मशीन वॉइस, फिर पाइप वॉइस, और फिर लेग वॉइस, और फिर आपकी हैंड वॉइस, और फिर आपकी पिन वॉइस। छह हो गई टोटल। एक बार फिर से मेरे साथ नाम पढ़िए। एक सबसे पहले कौन सी थी, बेंच, फिर मशीन, फिर लेग, लेग से पहले पाइप, बेंच मशीन पाइप, फिर आपकी लेग, फिर आपकी हैंड और पिन, दोनों एक ही पेज पे कर ली, हैंड और पिन। फिर है टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर वॉइस का आकार भी बहुत छोटी और संपूर्ण इस्पात की बनी होती है। आकार छोटा है तो संपूर्ण किसकी बना दी भाई, मैंने कहा था जब लोहा कम लगे, है ना, जब कम चीजें के प्रयोग में होगी तब हम इस्पात वगैरह डालेंगे, अदरवाइज हम किसकी बनाएंगे, कास्ट आयरन, ढलुए लोहे की बनाएंगे। तो ज्यादातर वॉइस आपकी किसकी बनी होती है, ढलुए लोहे की बनी होती है, और जिसमें कम लोहा लगे वो आपकी किसकी बनेगी, इस्पात की। ये भी किसकी बना सकते हैं, इसमें इसको तो भाई किसी की भी बना लीजिए, बहुत ही कम चीज यूज में हो रही है। और इसको ना विद्युत कार कम यूज में लाते हैं, आपके जो सोनार वगैरह है, या फिर प्रयोगशाला में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों को हम पकड़ने हैं, वहां इसका प्रयोग लाते हैं। ये आपके बहुत ही कम है, तो इसे स्टील के हम बना सकते हैं या ढलवा लोहे के भी हम बना सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इसके जबड़े प्लेन होते हैं। आपकी जो टूल मेकर्स है ना, इसके जबड़े बिल्कुल प्लेन होते हैं, इसमें खांचे वगैरह स्लॉट वगैरह नहीं कटे होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसकी सहायता से ना आपके जॉब पर क्या नहीं पड़ेंगे, निशान नहीं पड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना। टूल मेकर वॉइस में आपकी छोटी होती है, बहुत ही छोटी है। बाकी सारी चीज इसमें वही है कि एक फिक्स जबड़ा है, एक मूवेबल जबड़ा है, ये स्पिंडल हो गया, स्पिंडल को हैंडल की सहायता से लूज या टाइट करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो आपके जबड़े हैं उसके ऊपर कोई भी खांचे नहीं होते, है ना, कोई भी ग्रूव आपने नहीं काट रखी, इस वजह से जॉब के ऊपर निशान नहीं पड़ते, और इस वजह से नाम इसका रख दिया टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस, टूल को पकड़ने के लिए जिसपे आपके निशान ना पड़े, उन प्रकार के टूल को पकड़ने के लिए हमने इसका प्रयोग करा। नेक्स्ट है, नाम से पता चल रहा है, सी क्लैम्प वॉइस। सी क्लैम्प वॉइस, इसकी बनावट सी आकार की होती है, इसलिए इसे सी क्लैम्प वॉइस कहते हैं। बनावट कैसी है, बनावट सी आकार की है, इस वजह से इसको सी क्लैम्प वॉइस कहते हैं। यह ढलवा लोहे का एक फ्रेम होता है, ढलवे लोहे का एक फ्रेम बना दिया, जिसका एक सिरा स्थिर बटन हो गया, ये आपका फिक्स हो गया, और ये आपके स्पिंडल की सहायता, स्पिंडल को हैंडल की सहायता से दूसरे सिरे को एक नेट के रूप में लाया जाता है। एक नट एक स्पिंडल से चल रहा होता है। खत्म हो गई। फिर है जी आपकी पुली पिलर, लेकिन एक बात सारी की सारी मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए। सबसे पहले बेंच, फिर मशीन, फिर पाइप, फिर लेग, फिर हैंड, फिर पिन, छह वो थी, दो अभी पड़ी है। सबसे पहले टूल, टूल में क्या रहेगा, साइज छोटा है, इस बात की बना देंगे। फिर इसमें ध्यान रखेंगे कि इसके जबड़े में कोई भी ग्रूव, कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जो इसको पकड़ते हैं तो जो पे निशान नहीं पड़े। और लास्ट है आपकी 8 नंबर पे कौन सी है, सी, सी टाइप की वो क्लेम वॉइस। आप कहोगे सर स्टार्टिंग में 9 थे, अब यहाँ आपने 8 बताइए, कोई दिक्कत नहीं, एक समांतर क्लेम वाली ध्यान रख लेंगे। दोनों के दोनों ग्रुप आपके क्या, दोनों के दोनों जबड़े आपके क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे, और कोई अलग नहीं है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया। तो वॉइस आपका क्या है, वॉइस किसी भी जॉब पे काम करने से पहले उसको जकड़ के पकड़ के रखा जाता है, इस वजह से हम वॉइस का प्रयोग करते हैं। और वॉइस में सिर्फ और सिर्फ आपको नाम ध्यान रखने थे। होप सो कि ये पिछले जो 8 10 15 मिनट मैंने लगाए हैं, है ना, 15 मिनट अगर मैंने लगाए हैं, तो उसके पीछे 15 20 मिनट जितने भी लगे हैं उसके पीछे मकसद एक ही था कि अगर कोई वॉइस नाम देके अगर अब आपसे पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर बहुत आरामदारी से बता सकते हैं। बस यही मकसद था, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा इसका आया। नेक्स्ट है जी पुली व्हीलर।
पुली पिलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है ना वो ये बना है कि पुली पिलर में कितनी लेग्स होती है बस। और पुली पिलर के बाद एक आपका है क्या, वीयरिंग पुलर, इसमें कितनी लेग्स होती है, बस यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या काम आता है ये, है तो एक टूल्स ना। तो कह रहे हैं कि बिजली की जो भारी मोटर होती है, हैवी मोटर होती है, बिजली की मोटर तथा जनरेटर के अनुरक्षण करते समय, मतलब उसकी देख रेख या उनको मेंटेनेंस करते समय बाहर से नीचे से कोई मोटर बाहर निकालनी हो, है ना, या फिर मतलब जनरेटर का कोई ऐसी पार्ट है जो मतलब टैंक के अंदर है या तो उसको बाहर निकालना हो, तो कह रहे हैं कि आदि उन पर लगी पुली को निकालने के लिए आवश्यकता पड़ती है और उसे पुली पिलर के द्वारा पुलर की द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। होता है क्या है कि जिस चीज को आपको निकालना हो, तो ये इसमें क्या हो गया, स्पिंडल हो गया, तो ये क्या करेगी, ये वॉइस ना वैसे तो फोल्ड हो जाती है ये सारी, आपने देख भी पा रहे हो कि इसके स्लॉट कुछ इस प्रकार से हैं। तो जिसके ऊपर मान लो ये मशीन है मेरा हाथ, ठीक है, इसको बाहर निकालना हो, तो ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर आके इसके 3 साइड से ऐसे ऊपर सेट हो जाएगी और फिर जैसे ही स्पिंडल को हम लूज़ टाइट करेंगे, इसको ना टाइट करेंगे, तो ये क्या करेगी, ये नीचे की तरफ से ऐसे उस पार्ट को जकड़ लेगी, उसको ऐसे जकड़ लेगी, ऐसे उसको जकड़ लेगी और बहुत कम ही फ़ोर्स आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो काम कर रहा है वो मैकेनिज़्म एक काम कर रहा है, ठीक है? एक मैकेनिज़्म काम कर रहा है जिसकी सहायता से वो बहुत आसानी से इसको, जिस प्रकार से स्टेफनी का आप प्रयोग करते हो, आप कार वगैरह में जब आपको टायर बदलना हो तो आप किसका, स्टेफनी का ऐसे प्रयोग करते हो ना, बहुत ही मैकेनिकल फोर्स लगता है वहां पर, वैक्यूम प्रेशर लगता है, तो बहुत ही कम फोर्स के द्वारा आप कार को ऊपर उठा लेते हो। ठीक उसी प्रकार से पुली पिलर में ये जो स्पिंडल है, ये जो बड़ा सा नट आपको दिखाई दे रहा है, इसको टाइट करेंगे तो ये अपने उस मोटर को ऊपर की तरफ खींच लेगी। इसमें पुलर की लेग, ये लेग हो गई, पुली में फंसाकर स्क्रू, ये स्क्रू है, शाफ्ट के सेंटर में रखकर, स्क्रू है ना ये बिल्कुल शाफ्ट के सेंटर में आना चाहिए। मान के चलो जिस बोइस पे जिस जॉब को आप बाहर निकाल रहे हो, जिस मोटर को आप बाहर निकाल रहे हो, तो उसके बिल्कुल के शाफ्ट के बिल्कुल में क्या आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, ताकि तीनों लेग्स ना प्रॉपर तरीके से उसको ऊपर उठा ले, रखकर धीरे धीरे कसा जाता है, जिससे पुली बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, पुली पिलर मतलब पुली को बाहर निकालने के लिए, ऐसे समझ लीजिए। पुली पिलर किसी बड़ी मोटर को या फिर मान के चलो किसी ऐसे पार्ट को बाहर निकालना है जो अगर कोई इंसान अगर उसको निकालने लगे तो कम से कम 2-3 इंसानों की जरूरत पड़े, जबकि इसमें आपको एक आदमी भी बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा बस इस नेट को कसता रहेगा, इस स्क्रू को, और वो आपकी पुली पिलर है ना, इस बाहर निकाल के ले आएगा जिस पुलर को आप बाहर निकालना चाहते हो। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, पुली पिलर में कितनी लेग होती है, तो 3 लेग होती है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। और वीयरिंग पुलर पुलर में कितनी लेग होती है, 2 लेग होती है। अच्छा सर, फिर आप उसमें कि 3 और इसमें 2, क्या जरूरत पड़ी, तो कभी कभार ऐसी चीजें भी आपको बाहर निकालनी होती है जिसमें 3 लेग एडजस्ट ना हो, समझ रहे हो ना, इतना स्पेस ही ना हो, या फिर ये सोचें कि भी शेप कुछ इस प्रकार की है कि भी 3 साइड से उनके खांचों में ये 3 लेग एडजस्ट ही ना हो, तो फिर कम से कम 2 साइड से तो एडजस्ट हो जाए। इसमें थोड़ा-सा रिस्क ये रहता है कि किसी चीज़ को हम पकड़ रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? अब मैं इस कुर्सी को देखो, ये कुर्सी है, आपको शायद दिखाई तो ना दे, ऊपर रह गई। अब मान के चलो ये धरती पे कुर्सी है, तो मैं इस कुर्सी को अगर मैं प्रॉपर बैलेंस से उठाऊँ बीच में से, तो भाई देखो ये बिना मतलब आपने देखो ये साइड कर लिया मैंने, अब ये हिल नहीं रही। लेकिन इसी कुर्सी को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, तो देखो समझ गए आप मेरी बात को? टेढ़ी हो गई और हिलने भी लग गई। तो ठीक उसी प्रकार से जब चीज़ों को अगर सारी साइड से प्रॉपर तरीके से 4 साइड से जकड़ा जाए, तो एक तो निकलने में आसान होती है, कोई नुकसान नहीं होगा, समझ रहे हो ना? 4 से अगर और ज़्यादा साइड से 5 साइड, 6 साइड, 5 तो नहीं होगी, फिर मतलब 5 होगी तो पाँचों पर्टिकुलर एक राउंड शेप में, है ना? बनानी पड़ेगी, सेट होगी तो 6, लेकिन मान के चलो 3 साइड से हम जकड़ रहे थे पुली पिलर, तो उसमें जिस चीज़ को आप बाहर निकाल रहे हो, जिस जॉब को आप बाहर निकाल रहे हो, जिस मोटर को आप बाहर निकाल रहे हो, उसमें नुकसान होने के चांसेस कम है। लेकिन अब 2 साइड से आप जकड़ रहे हो तो हो सकता है अभी थोड़ा-सा हेवी चीज़ है, इतनी आसानी से तो हिली-डुलेगी नहीं, डुलने का चांस तो कम रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें सेफ्टी थोड़ी-सी कम हो जाती है। यह भी पुली पिलर की तरह ही होती है लेकिन आकार में छोटी होती है। इसकी कितनी टाँगें होती है? क्वेश्चन ये बनेगा, 2 टाँगें होती है, ठीक है? इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फैन, पंप आदि की व्हीरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
मतलब मोटी जो हैवी चीजें, मोटर, जनरेटर, फैन, पंप आदि को वीरिंग शाफ्ट से उतारने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसमें वीरिंग बिना खराब हुए आसानी से शाफ्ट से उतार ली जाती है। कहने का मतलब है हैवी चीजों को उतारना हो उस स्थान से तो पुली पिलर और दूसरी वीरिंग पुलर। नाम कैसे याद रखेंगे? पुली पिलर में कितनी लेग? 3 और वीरिंग में 2। नाम कैसे याद रखेंगे? पै से पुली पिलर, पै से दोनों स्टार्ट हुए हैं तो 3 वाली लेग। पुली पिलर, पुली पिलर, पुली पिलर दोनों पै से स्टार्ट हो रहे हैं तो 3 लेग है। और जब अलग-अलग नाम हो, अलग-अलग कहने से है वीरिंग पुलर, पुलर मतलब बाहर निकालने वाला, बाहर निकालने वाला। तो पुली पिलर में 3 लेग और वीरिंग पिलर में 2 लेग। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है जो पेपर में पूछे। नेक्स्ट आपका कौन सा है जी? वायर गेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ना मेहनत आपको करनी है। मैं थोड़ा-सा लिंक बना के फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको याद करा दूँ, लेकिन मेहनत टोटली आपको करनी है। तो कह रहे हैं कि वायर गेज, ये यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। आगे कम से कम अपने सिलेबस में 3-4 बार आएगा ये। कभी न कभी तो अपने को याद होगा ही होगा। कभी न कभी तो अपने को याद होगा। 3-4 बार अपने सिलेबस में ये बार-बार, बार-बार अलग-अलग टॉपिक में रिपीट होता रहेगा। नाम क्या है जी? वायर गेज। वायर गेज, वायर गेज क्या है? वायर गेज ना एक ऐसा टूल्स या पैमाना है जिसकी सहायता से हम वायर का डायमीटर मापते हैं। वायर का क्या मापते हैं? डायमीटर मापते हैं। ये एक पतली सी क्या होती है? शीट होती है, ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है? इसमें ना अलग-अलग स्लॉट बने हैं, अलग-अलग खांचे बने हैं, लेकिन ये नाम के अपोजिट चलते हैं। बस एक तो ये ध्यान रखना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपका 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे घूम के, है ना? ऐसे घूमते-घूमते-घूमते ये 29, 30 और किस पे आ गया? 31 पे आ गया, ठीक है? अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर आप ध्यान से देखो 31 के बाद यहाँ जो एक बड़ा था वो तो 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। आप ध्यान देखो 1 और 2 के बीच में एक छोटा-सा और दे रखा है और उसको 31 के बाद क्या आएगा? 32, 33, 34, 35 और 36। तो मोटा-मोटा पता ये लगा कि ये तो 36 तक रीडिंग। और भी होते हैं, और भी बहुत डिटेल से होते हैं, लेकिन हमें जो अपने इलेक्ट्रीशियन जो यूज करता है वो ज्यादातर इसी वायर गेज का यूज करता है, जिसमें कहां तक स्लॉट होते हैं, कहां तक खांचे होते हैं, तो हम कहेंगे 1 से लेकर 36 तक। हालांकि 0 से भी स्टार्ट होते हैं। देखो ये टेबल में मैंने दिखा रखा है, आप देखोगे कि 0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, ये 0 खांचे। 0 का मतलब, अच्छा फिर इस पे वापस आऊँगा, पहले एक बार फिर से सुनो। जैसे हमने देखा ना 1 से लेकर ये कहाँ तक है? 31, 32, 33, 34, 35, 36। जब हम उल्टा चलना है, जैसे 1 था तो उसका स्लॉट था ना, उसका खांचा ना सबसे बड़ा है। 2 का फिर छोटा, 3 का और छोटा, 4 का छोटा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 पे आप चेक करो कि जैसा 1 का था अब 20 का तो बहुत छोटा हो गया। फिर आगे बढ़ो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 का और भी छोटा हो गया, 31 का और छोटा, 32 का और छोटा, 33, 34, 35, 36। 36 का जो खांचा है वो सबसे छोटा आपको दिखाई दे। तो नाम के अपोजिट चलना है। हमें लगेगा कि नंबर बढ़ रहा है तो खांचा भी आपका बढ़ना चाहिए, नहीं, खांचा आपका छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एक का खांचा सबसे बड़ा, एक का जो आपका जो खांचा बना है, जो स्लॉट बना है, जो वायर को मापेगा, कहने का मतलब है इतने बड़े तार, इतनी मोटाई के तार को आप माप सकते हो। इतनी मोटाई के तार को आप माप सकते हो, इतनी मोटाई के तार को। 2 में आप इतनी मोटाई के तार को माप सकते हो, 3 में आप इतनी मोटाई के तार को माप सकते हो। लेकिन आप 30 में आके मात्र इतनी मोटाई के तार को माप सकते हो, जबकि 36 में आके आप सिर्फ इतनी मोटाई के तार को माप सकते हो। कहने का मतलब ये है कि नाम के अपोजिट चलना है। एक एक अगर मैं कहूँ एक स्टैंडर्ड वायर गेज है तो इसका मतलब उसका खांचा सबसे बड़ा है, और मैं अगर 36 कहूँ तो उसका खांचा सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब उस टेबल पे देखते हैं। हालांकि 1 से 36 वाला आपकी ये स्टील वाली आपकी रिंग से यूज करता है इलेक्ट्रिशियन, है ना? लेकिन ये 0 पे भी होते हैं, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 और 1/0। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखोगे ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए। सबसे छोटे वाले का ध्यान रखेंगे और 1 वाले को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनमें से कोई एक वैल्यू आपसे पूछ ली जाए। इंच में नहीं पूछता, वो ज्यादातर ना इंच में पूछता ही नहीं है, ठीक है? इंच में पूछता ही नहीं है, वो किस में पूछता है? वो आपके mm में पूछता है, मिलीमीटर में, बहुत छोटे मान में वो आपका पूछता है, ठीक है? तो हम फिर भी अगर इंच में पूछ लिया जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो वो वैल्यू आपको बता दूंगा, आप गुना या डिवाइड करके काम चला सकते हो। और पूछता किस में? वो mm में पूछता है, ठीक है? फिर उसके बाद इनमें से
कोई भी क्वेश्चन शायद ही आपका पूछा जाए, यहाँ आपका पूछता है कि 36 स्टैंडर्ड वायर गेज है जो, उसका कितने का स्लॉट होता है, कितने का स्लॉट होता है, तो ये लास्ट वाली वैल्यू हम याद रखेंगे। बीच बीच में इसमें मैं आपको और बता दूंगा, जैसे 15 का बता दूंगा, 20 का बता दूंगा, 25 का बता दूंगा, 30 का बता दूंगा, ताकि अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर उठ के आता हो तो भाई हम कम से कम 2-3 ऑप्शन तो हटा सकें। 2 या 3 ऑप्शन, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट हम हटा दें। तो इसमें से सारी वैल्यू हमें याद नहीं करनी, कुछ ही वैल्यू याद करनी है, लेकिन जो पेपर में आई हुई है वो तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी। तो वायर गेज क्या है? वायर गेज आपका एक प्रकार का क्या है, एक पतली सी सीट रिंग के आकार की होती है, गोल राउंड शेप में होती है, जिसमें अलग अलग स्लॉट बने होते हैं। इन स्लॉट में हम वायर को डालेंगे और उस वायर का क्या माप लेंगे? डायमीटर, व्यास माप लेंगे। पढ़ लेते हैं मोटा मोटा। यह स्टील की एक पतली सीट होती है, यह स्टील की क्या होती है भाई? पतली सीट से बना होता है, ठीक है। इसका उपयोग किसी वायर के साइज या सीट की मोटाई को, वायर का साइज या सीट की मोटाई को मापने के लिए, ज्यादातर हम वायर के साइज को मापते हैं, के लिए किया जाता है। गेज नंबर एक गोल वायर के व्यास को प्रदर्शित करता है। ये गेज नंबर है 1 से लेकर 36 तक। ये गोल व्यास, क्योंकि वायर आपका क्या होता है? वायर आपका वर्ताकार शेप में होता है। कभी आपने वायर देखा कि चकोर है, त्रिभुजाकार है? वायर आपका ये देखो, मेरे जो ये वाला वायर है, ये आपका क्या है? बिल्कुल राउंड शेप में है, यानी कि वृत्ताकार, वृत्त के आकार का, गोलाकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गोल वायर के व्यास को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ता है, तार की गोलाई, सीट की मोटाई कम होती जाती है। 1 वाले का सबसे बड़ा व्यास रहेगा, 36 वाले का सबसे छोटा व्यास रहेगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है तो वायर की व्यास या फिर सीट की मोटाई कम होती जाती है। यह गेज 0 से 36, इलेक्ट्रीशियन जो यूज करता है वो 0 से 36 की रेंज के अंकित मान पर, अंकित मान वाली ये पतली सी सीट आपकी यूज करता है, स्टील की बनी होती है पतली सीट का यूज करता है। यह इस पर गेज 0 से 36 की रेंज पर अंकित होते हैं। यह गोलाकार चकती, चकती के आकार का होता है तथा इसकी परिधि विभिन्न स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, वैसे याद भी हो गई होगा आपको। स्टैंडर्ड वायर गेज माप के खांचे बने होते हैं। ये गोलाकार चकती होती है जिसके ऊपर ना, है ना, जिसके ऊपर परिधि पर 0 से लेकर 36 तक स्टैंडर्ड वायर गेज के क्या होते हैं? खांचे बने। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है, पढ़ लिया आपने। तो यहाँ अपने को फोकस कर, यहाँ अपने को फोकस कर, इंच वाले ध्यान नहीं रखने, वाले ध्यान रखने हैं। सबसे पहले पता लग गया कि जिसका नंबर जितना छोटा होगा साइज उतना बड़ा होगा, खांचे का साइज उतना बड़ा। यहाँ हम यहाँ से थोड़ा आइडिया लगाते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड वायर गेज है तो उसका डायमीटर बड़ा होगा, ठीक है। एक के कंपैरिजन में 10 का देखो, 10 स्टैंडर्ड वायर गेज है, जैसे जैसे नंबर बढ़ा तो उसके खांचे का, यहाँ 7.6 का जो खांचा था वो अब कितना रह गया? मात्र 3.2 का रह गया। समझ गए? तो इससे एक से जब छोटा जाएंगे, जैसे 1/0 है, और पीछे जाओ 2/0, और पीछे जाओ 4/0, और पीछे जाओ 7/0, तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 7/0 है, तो उसका खांचा सबसे बड़ा। सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? जैसे 1 से पीछे की तरफ जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 पे है, मतलब सबसे छोटा नंबर हो गया, तो उसका खांचा सबसे बड़ा होगा। समझ गए? क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, खांचा आपका, स्टैंडर्ड वायर गेज का खांचा आपका छोटा होता जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर बताओ क्या है? 7/0 है। तो 7/0 स्टैंडर्ड वायर गेज का जो में व्यास होगा वो 12.7। एक तो ये वैल्यू आपको ध्यान, 7/0 12.7 का रहेगा। जो उस खांचे का व्यास रहेगा जिसमें आप वायर डाल के या कोई सीट डाल के उसके डायमीटर को मापेंगे, तो 12.7 के तार को आप माप सकते हैं। 7/0 में जो सबसे बड़ा स्लॉट होगा, 7/0 नंबर सबसे छोटा है, लेकिन स्लॉट आपका खांचे का सबसे बड़ा होगा, उसमें 12.7 के तार के व्यास का आप मेजरमेंट करें। तो 7/0 12.7, 7/0, थोड़ा 12 को ध्यान रखेंगे, 7/0 तो 12/7, 7 आ गया, ठीक है। 6/0, 5/0, ठीक है। आपको लिंक बताऊंगा मैं, ऐसे देखो सारी भी चीजें तो आप याद नहीं कर सकते, इतना याद यहीं यहीं सारी एनर्जी लगा देंगे तो बाकी सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे। कभी कभार स्मार्ट वर्क भी करना होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो 5 और 4 पर, 5/0 4/4 दोनों पे 10 आया है, लिंक बना लो बस। 5/4 और 5/0 और 4/0 में कौन आया है? 10 आया है, याद भी हो जाएगा। 5/0 है तो 10 आया है, तो 10.9 और 10.1, ठीक है। सबसे पहले 7/0,
तो 12 से स्टार्ट करना, 12.7। फिर 5/0 और 4/4, 4/0 दोनों में क्या है 10 आया है, यहाँ 10.9 है, यहाँ 10.1 है। फिर एक ये याद रखेंगे, 1/0 में क्या आता है 8.2 आता है, 8.2। बाकी सारे नहीं ध्यान देंगे, इतना नहीं आता कि पॉइंट के बाद भी या तो ऑप्शन होंगे जैसे 8.2, 8.8, 9.4, 10.1, तो 8.2 बस ध्यान। ठीक है, 4 वैल्यू ध्यान रखनी है इस वाली टेबल में। पहली कौन सी है, सबसे छोटा खांचा, सबसे छोटा नंबर 7/0, लेकिन खांचा सबसे बड़ा 12.7। फिर 5/0, 4/0 दोनों में 10 आएगा, एक में 10 पॉइंट क्या है, एक में 10.9 है, दूसरे में 10। 5/0 बड़ा छोटा नंबर है, खांचा बड़ा होगा। 4/0 नंबर थोड़ा सा बढ़ गया, खांचा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खांचा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 5/0 10.9, 4/0 10.1, फिर है 1/0, 1/0 का खांचा क्या रहेगा 8.2। चार वैल्यू ध्यान रखनी है, 1 2 3 4, तीन ही हो गई मोटा मोटा। सबसे पहले 7/0 तो 12.7, 5/0, 4/0 पे 10 आएगा, 10.9, 10.1, और 1/0 में क्या आएगा 8.2। अब सर कोई बीच में से आ गया तो इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना यार, ये 10.1 से लेकर 8.2, तो बीच का ही कोई नंबर होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, दो ऑप्शन। अब जो याद रखना है वो रखना है जी, एक स्टैंडर्ड वायर गेज का जो एमएम में व्यास होता है वो 7.6 होता है, 7.6 होता है। कैसे याद करेंगे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो पहला दिन स्टार्ट हुआ है तो कितने दिन तक जाना है, 7 दिन तक जाना है। एक पहला दिन स्टार्ट हुआ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, एक पे 7, एक पे 7, एक से लेकर 7 हफ्ते के दिन याद रखेंगे। पहला हफ्ते का पहला दिन स्टार्ट हुआ है, कितने दिन होते हैं 7, एक से 7, एक से 7, एक पे क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड वायर गेज में एमएम में व्यास कितना है 7.6 है, यानी कि 7.6 एमएम के तार का व्यास हम माप सकते हैं। ठीक है, दो पे 7 है, एक और दो पे दोनों पे 7 है। ठीक है, अब थोड़ा सा लिंक बनाते हैं। आप ध्यान से देखो, जिस प्रकार से वहां 5 4 था, यहाँ 4 5 है, यहाँ क्या है 4 5 है, दोनों पे क्या है 5 आए, दोनों पे क्या है जी 5 आए, समझ गए। वहां 12/0, 12/0 नहीं, 7/0 पर 12.7, 5/0, 4/0 पर 10, 10.9, 10. फिर 1/0 पर 8 पॉइंट क्या था 8.2 था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक से स्टार्ट किया, एक साथ हफ्ते का पहला दिन 7 दिन तक जाना है एक साथ। एक और दो पर दोनों पर एक 7 है, 7.6, 7.0, लेकिन हमें सिर्फ एक का ध्यान रखना है। फिर वहां 5 4 किया था, यहाँ 4 5, दोनों पे 5 आएगा, दोनों पे क्या आएगा 5, 5.8, 5.3। अब देखो बहुत अच्छी बात है, 6 7 8, 6 7 8 तीनों पे क्या है 4 है, तीनों पे क्या है 4 है, 6 7 8, 6 आपका इवन नंबर है, 7 8, 8 पे आपका इवन है, इवन से इवन जा रहे हैं, 6 7 8, 6 7 8, 4 पे रहेगा इवन नंबर, 4.8, 4.4 और 4.0 याद करना भी होगा आसान। यहाँ एक एक का अंतर, यहाँ 4 4 का अंतर। बताइए मेरे साथ, बताइए मेरे साथ। सबसे पहले हमने देखा 12/0, 12/0 नहीं सर, 12/0 नहीं, 7/0, 7/0 का नंबर बताइए, तो 12.7, 12.7 आए हैं पेपर में तो जोड़ दे रहा हूँ। फिर हमने देखा 5/0 और 4/0, इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा याद किया सर हमने, ये दोनों की दोनों वैल्यू 10 पे आती है, ये आती है जी 10.9 और ये आती है सर 10.1, 10.9, 10.1। ठीक है, फिर हमने देखा सर, फिर देखा सर हमने 1/0, 1/0, 1/0, 1/0 पर हम ध्यान रखेंगे सर, 1/0 पर आता है जी 8.2। बस इस पहली वाले टेबल में ये याद रखते हैं, और इसके बीच में आएगा तो आप आइडिया लगा सकते हो कि घटते क्रम में है। ठीक है, फिर सर एक एक स्टैंडर्ड वायर गेज वो 0 पर थे, ये एक स्टैंडर्ड वायर गेज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एक पे ध्यान रखेंगे सर, एक हफ्ते का पहला दिन तो 7 पे जाएगा, 2 पे भी 7 रहेगा, तो ये 7.2 और 7.0, लेकिन बस ध्यान रखेंगे 7.2, बस इतना सा ध्यान रखें। फिर हमने देखा सर 4 और 5, 4 और 5 इन दोनों पर, जैसे वहां 5 4 था, यहाँ 4 5 है, इन दोनों पर 5 आएगा सर, इन दोनों पे क्या आएगा 5 आएगा, बस ये ध्यान रखना है, इन दोनों पर क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 5 का बड़ा नंबर होगा, यहाँ 5 का छोटा नंबर होगा। फिर हमने देखा 6 7 8, है ना, यहाँ 6 7 8 है, तो यहाँ हमने क्या देखना है सर, इन सब पे क्या आएगा, इन सब पे 4 आएगा, इन सब पे क्या आएगा सर 4 आएगा, 6 7 8 पे क्या आएगा 4 आएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा डायमीटर छोटा होता चलेगा, यहाँ 4.8 आएगा, यहाँ 4.4 आएगा और यहाँ 4.0। सर यहाँ क्या आएगा 5 वाले में, तो हमने बताया कि 5.8 और 5.3,
5, अच्छा एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ 7.2 नहीं है, 7.6, क्या है 7.6, यहाँ 7.6, यहाँ 5 पॉइंट है ना 8, और 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 5.8, बस ये ध्यान रखेंगे सिर्फ 5 आएगा। हालांकि नंबर घटते हुए चलेंगे, यहाँ 5.8 है, यहाँ 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी भाई। ठीक है, अब आते हैं जी 10 पे। 10 पे है 3.2, 10 पे क्या है 3.2, ये कोई लिंक नहीं करना, बस एक ही याद करना। इसका मतलब यहां से अपना ही क्वेश्चन पड़ता है। आगे वाले में लास्ट आपको 36 वाला याद रखना है, लेकिन बीच के कुछ वैल्यू मैं और याद कराऊंगा। खत्म हो गया है, समझ लो। 10 पे याद रखेंगे 3.2, 10 पे याद रखेंगे क्या, सर एक और ध्यान रखना है, 10 पे क्या है, 10 पे है जी 3.2, 10 पे क्या है 3.2, बस ये आसान हो गई। 7 से स्टार्ट हुआ तो 12.7, फिर आपका कौन है 4 और 5, 5 और 4 उल्टा चल रहा है, 5/0, 4/4, 4/0, सर 10, 10.9, 10.1, फिर 1/0, 8.2, फिर 1, 7, 7.6, 7.6, 4 और 5 पे 5 आएगा, 5.8, 5.3, 6, 6, 7, 8, इकट्ठा करेंगे 4, 4, 4, 4.8, 4.4, 4.0, और 10 पे 3। मेरे ख्याल से ये आपके निपट गए, ये निपट गए। 10 का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद ही कर लेना, 10 पॉइंट पे क्या है 3.2 है। अब हम अगली देखते हैं, अगले में जो आपको याद रखना है वो ये रखना है, 36 पे क्या आएगा सबसे छोटा mm में 0.193, 0.1, सिर्फ एक ध्यान रखेंगे, 36 पे क्या आएगा 0.193, इसको पूरा कर लेना 1930, 36 पे क्या आएगा 1930, 36 जो स्टैंडर्ड वायर गेज है उसका सबसे छोटा डायमीटर रहेगा तार को मापने के लिए, और वो क्या आएगा पॉइंट 1930, हालांकि पॉइंट के बाद ऐसे बोलते हैं 1930, लेकिन 36 पे याद रखेंगे 1930, 36 पे याद रखेंगे पॉइंट 1930, पॉइंट 1930, बोलो क्लियर है क्या, 36 पे क्या याद रखेंगे पॉइंट 1930, पॉइंट 1930। अब देख लेते हैं जी 11 पर, देख लीजिए वहां पर हमने छोड़ के आए हैं 10 पे कितना है, 10 पे है जी 3.2, 10 पे कितना है 3.2, 11 पर हमने देखा नंबर और छोटा घटता चलेगा 2.9, ठीक है। अब आपको फोकस कर लेना, क्योंकि बीच में से कुछ नंबर याद कर लेते हैं, जैसे 15 पे याद कर लो 1.8, 15 पे याद कर लो 1.8, 20 पे याद कर लो 0.9, 0.9, फिर 25 पे याद कर लो, क्योंकि बीच में से कोई अगर आ जाए तो आपका गलत ना हो, 0.5, 25 वाला निपटाओ, 25 किससे कटेगा 5 से कटेगा तो 0.5, 30 वाला 30 पे 0.31, ये देखो निपट गए। 36 का याद बताओ, 36 का पॉइंट 1930, पॉइंट 1930, 25 का बताओ 0.5, 30 का बताओ 0.31, इतने तो निपटे, इस साइड वाले तो निपटे, 36 वाला हो गया, 30 वाला पे 0.31, 30 पे 31, 25 पे 0.5, ये वाले और देख लेते हैं। 20 पे बोलो 0.9, 20 पे बोलो 0.9, 15 पे बोलो 1.8, 15 पे 1.8, बस इतना सही ध्यान रखिए। 20 पे बोलो 0.9 और 15 पे बोलो 1.8। चलो एक बार उसी टेबल पे हम लिखते हैं। आप बताइए, आप बताइए, सबसे पहले 36 जो याद करना है वो तो देखें, 36 पे बताओ, 36 पे हम क्या बोलेंगे सर पॉइंट 1930, 36 वाले पे 1930। इससे पहले कौन था सर 25 था, 25 था, 25 किससे कटेगा 25, सर 25 से पहले तो 30 आएगा, चलो 30 वाला उल्टा चल रहे हैं अब, 30 वाला बताओ, 30 वाले पे क्या होगा, 30 वाले पे होगा सर पॉइंट 31, पॉइंट 31। अच्छा 25 वाले पे बताओ, 25 वाले मैंने लिंक बना के याद करने हैं बस, पॉइंट 5, 5 से कटेगा, ठीक है। फिर 20 वाला बताओ सर, 20 वाला बताओ और फिर 15 वाला बताओ। तो आपको ध्यान क्या करना है, नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे साइज वैसे वैसे घटता जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 1.8 है और ये क्या है ये 0.9 है। 20 10 से कटेगा, 10 से छोटा, 15 20 25, देखो नंबर बढ़ा तो साइज घटता चला, 1.8, 0.9, 0.5, 0.3, 0.1। आप कहोगे सर ये तो 0.31 है, पॉइंट से पहले देखो ना, पॉइंट के जस्ट बाद 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 पॉइंट, बस हो गई। आपको अगर ये 15 और 20 वाले याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो जस्ट कहा है कि बीच में से पूछ लिया जाए तो आप आइडिया लगा सकते हो, ये जरूर याद रखेंगे। तो 36 का क्या रहेगा 1900, 30 वाला आसान ही है, 0.31, 30 से एक बड़ा नंबर, 25 वाला भी आसान है, 25 किससे कटेगा 5 से कटेगा 0.5, और ये दोनों अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कर लोगे। मेरे ख्याल से तो मुश्किल था नहीं भाई, फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो बार बार कोई आप अपने तरीके से लिंक बनाइए,
है ना? मैंने कोई क्लास से पहले कोई इनके ऊपर रिहर्सल नहीं की। मैंने भी ये सोचा कि बच्चों के साथ-साथ आप याद करेंगे तो साथ-साथ याद कर 7/0 सबसे छोटा नंबर है, ढाँचा सबसे बड़ा होगा 12.7। फिर 5 और 4, 5/0 4/0 पर क्या आएगा? आपका आएगा जी 10, 10.9 और 10.1। फिर आपने देखा 1/0, 1/0 को हम याद कर लेंगे क्या? 8.2। फिर 1, 1 से स्टार्ट हुआ, 7 दिन तक चलेगा, तो 7.6, 2 पे भी 7.0 है, लेकिन 1 वाला ध्यान रखेंगे 7.6। फिर 4 और 5, 4 और 5 पे क्या आएगा? 5 आएगा, 4 और 5 पे क्या आएगा? 5, 5.8, 5.2, 8 और 8 वाली शेप को यहाँ भी यूज़ करते हैं। 6, 7, 8, 6, 7, 8 पे क्या आएगा? 4, 4.8, 4.4, 4.0 और 10 पे क्या आएगा? 10 पे आएगा जी 3.2, 3.2। फिर हमने बताया कि 36 वाला याद रखेंगे, 36 पे क्या आएगा? पॉइंट 1930, 36, 1930। 30 पे जाएँगे पॉइंट 31, 25 पे जाएँगे पॉइंट 5, 20 पे जाएँगे तो क्या आएगा 1, 20 से आधा क्या होता है 10, लेकिन 10 से कम पॉइंट 9 और 15 पे जाएँगे तो 1.8, 1.8 और मैंने यहाँ 1.9 लिख दिया था 1.8 ये, ठीक है? तो ये थे आपके स्टैंडर्ड वायर गेज। इनको भाई लिंक बना के आप याद कर लेना और जो नेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे और वो है जी आपका माइक्रोमीटर। वो क्या है जी आपका? माइक्रोमीटर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि माइक्रोमीटर को ना मैं अलग से बताऊँ, इस टॉपिक में ना कवर करके, हालाँकि ये टूल्स के अंदर आता है, इस टॉपिक में इसको कवर नहीं करेंगे, इसको कोई और टॉपिक में कवर करेंगे। कारण इसका ये है कि मैं इसको ना थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूँ। अभी इस चैप्टर को हम बहुत हल्का-फुल्का पढ़ रहे हैं, इन द सेंस मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि देखने मात्र, सुनने मात्र से भी याद हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा आपको थोड़ा मैं एनर्जी लगानी पड़ेगी आपके ऊपर, तो इस वजह से ना मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको डिटेल से मैं कराऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं, मैं कराऊँगा किसी और टॉपिक में, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि 4-5 जगह आपका यूज़ होगा, तो मैंने इस यहाँ से हटा दिया है और इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आपकी एनर्जी लगे। देखने मात्र से और सुनने मात्र से आपकी याद हो जाए, वहाँ आपका थोड़ा-सा एनर्जी लगेगी, तो इस वजह से मैं अलग से एक छोटी वीडियो 10 से 15 मिनट की इस क्लास के बाद, पूरा होने के बाद एक बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा और फिर मैं उसको और कोई नए चैप्टर में बहुत डिटेल से बताऊँ। फिर है जी आपका जी फिलर गेज। क्या है जी? फिलर गेज। क्या हो गया? फिर आपका क्या है जी? फिलर गेज। तो जिस प्रकार से फिलर गेज आपका क्या है? कह रहे हैं कि फिलर गेज की सहायता से 2 मिलने वाली सतहों के बीच के गैप या क्लीयरेंस चेक को मापा जाता है। गैप या क्लीयरेंस चेक को मापा जाता है। कहने का मतलब है कि ये ऐसी पतली-पतली सी पत्तियाँ होती हैं, है ना? प्रत्येक पत्ती पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 0.5 की, है ना, दूरी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे यहाँ आप देखोगे 0.6 एमएम, फिर 0.6, फिर 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, फिर 0.35, 0.40 और 0.50। तो मतलब आगे की तरफ ना इन पत्तियों का ना साइज़ थोड़ा बड़ा होता रहता है। जब 2 चीज़ों को हम मिला रहे हैं, इतने नज़दीक आ गई, तो वहाँ स्केल तो लग नहीं सकता, स्केल तो लग नहीं सकता, ना वहाँ पर डिवाइडर लग सकता, ना वहाँ पर इंची टेप अच्छे से काम, क्योंकि भी स्पेस कम है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ना एक ऐसे पत्ती देख लेंगे, ये पत्ती डाल दी जैसे, गिरना चाहिए हमारा। तो ये 2 सतह हम जोड़ रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि इस पत्ती का अगर सही मायने में ये पत्ती दोनों सतह के बीच में अच्छे से सेट हो गई, तो इसका मतलब इस पत्ती का फिर हम देख लेंगे कि कितने एमएम की ये पत्ती है। तो फिलर गेज की सहायता से 2 मिलने वाली सतहों के बीच के गैप या क्लीयरेंस चेक किया जाता है। इसे स्टेनलेस स्टील, ये जो पत्तियाँ है, वो स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील की पतली पत्तियों से बनाया जाता है इसे। फिलर गेज की ब्लेड की मोटाई 0.03 एमएम से लेकर 0.1 एमएम तक, 0.03 एमएम से लेकर 1 एमएम तक, बहुत ही छोटी पतली-पतली पत्तियाँ होती है ये, तक, है ना? 0.01 के स्टेप में होती है। मतलब कि आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, फिर 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, फिर 0.8, 0.9, 0.10, 0.10 को क्या लिखा जाएगा? 0.1, फिर 2, 1.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे-ऐसे करते-करते ये कहाँ तक? 1 एमएम तक। बहुत ही पतली-पतली पत्तियाँ होती है और किसको मापती है? 2 सतह, जहाँ पर और कोई चीज़ सेट नहीं हो सकती, तो वहाँ उनके बीच में पत्ती लगा लेते हैं। आपने देखा होगा जो सुनार होता है वो अपने पास ना एक छल्ले रखता है बहुत प्रकार के, आपकी उँगली में डाल के ऐसे चेक करता है। वो तो हालाँकि आगे आएगा, वो तो आगे आएगा, ये देखो ये रहा प्लग गेज, है ना? आगे आएगा ये तो, ठीक है? और उसके बाद एक रिंग गेज, ये रही वो रिंग गेज, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको मैंने समझाने के लिए कह रहा है कि भई यहाँ अब इंची टेप से इसे क्या नापेंगे?
ये तो इंची टेप से कस देंगे, टाइट कर देंगे तो फिर आपका ये तो कम ज़्यादा होता रहेगा। तो वहाँ पर आपकी वो रिंग डाल के देखता है कि भाई कौन-सी रिंग आपको अच्छे से उसी पैमाने की आपकी रिंग बना दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये 2 सतह है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं लग सकती तो इनके बीच में पत्तियाँ लगा देते हैं। इन पत्तियों की जो मिनिमम जो है वो 0.03 mm से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक 1 mm तक, और प्रत्येक स्टेप कितना इंक्रीज़ होता चलेगा 0.01 स्टेप इंक्रीज़ होता चलेगा। कहने का मतलब है फीलर गेज फिल कर रहे हैं, 2 सतहों के बीच के गैप को फिल कर रहे हैं फीलर गेज लगा के। 2 सतहों के बीच की दूरी को या उनकी क्लीयरेंस को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फीलर गेज का। आप देख भी पा रहे हो 0.151, 0.10 और ऐसे-ऐसे करते-करते कहाँ तक मैक्सिमम जो है वो कितना है? 1 mm का है। तो 0.03 mm से लेकर 1 mm तक, और प्रत्येक स्टेप कितना इंक्रीज़ होगा? 0.01 से आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें कुछ ख़ास तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो लिख सकते हैं ये केस है ना? जिसमें ये क्लोज़ हो जाता है, जैसे आपका नेल कटर होता है ना, वो आपका बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्लोज़ हो जाता है। टेम्पर्ड स्टील्स, लीव्स और ब्लेड, ये ब्लेड है, ये इंक्रीज़्ड मेज़रमेंट है, जैसे-जैसे आगे की तरफ जाएँगे तो सबसे बड़ा जो साइज़ आ जाएगा वो 1 mm का आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका कौन-सा है जी? नेक्स्ट है जी प्लग गेज। प्लग गेज, नाम से पता चल रहा है किसी प्लग के अंदरूनी डायमीटर को, इसका उपयोग छिद्र, अंदरूनी छिद्र मतलब होल के अंदरूनी साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे प्लेन होल, थ्रेडिंग होल या टेम्पर होल। होल के अंदर के अंदरूनी साइज का मतलब क्या है? किसी छिद्र या होल के अंदर वाले अंदर वाले डायमीटर को मापना। जैसे आपने किसी दीवार पर ना ड्रिलिंग मशीन से होल कर दिया। अब आप चेक कर रहे हो कि भई ये कितने एमएम का होल है, कितने एमएम का होल है, तो आप किसकी सहायता से प्लग लगाएँगे, और उस गेज मतलब मेज़रमेंट। प्लग प्लग कहाँ होता है? प्लग आपका आपके जैसे बोर्ड के अंदर प्लग होता है, तो प्लग के अंदर भी तो होल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जहाँ दीवार के अंदर कोई होल है, छिद्र है, तो उसमें कौन-सा लगाएँगे? प्लग गेज लगाएँगे। गेज मतलब मेज़रमेंट, और प्लग मतलब छेद कोई, दीवार के अंदर छेद। जिस प्लग गेज के दोनों सिरों पर एक साइड होता है गो और दूसरी साइड होता है ऑन गो, सिरे होते हैं जिसे डबल एंडेड गेज भी कहते हैं। एक साइड क्या लगेगा आपको? एक साइड नज़र आएगा जी क्या? गो। एक साइड आपका गो है और दूसरी साइड ऑन गो है। ये वाला सिरा भी यूज़ करते हैं और ये वाला। फ़र्क क्या है? इसका डायमीटर थोड़ा-सा कम होता है, उसका डायमीटर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ठीक है? जिस प्लग गेज के एक सिरे पर गो और ऑन गो होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। बस कुछ नहीं है, ध्यान रखेंगे कि छिद्र के अंदर के गेज को मतलब डायमीटर को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लग गेज का। फिर पिछला क्या था? पिछला था जी फीलर। क्या फीलर था? तो हम कहेंगे फीलर गेज। गेज मतलब मेज़रमेंट, फीलर मतलब गैप को मापने के लिए हम फीलर गेज का यूज़ करते हैं। फिर है जी प्लग गेज गेज। गेज मतलब मेज़रमेंट, प्लग क्या होता है? कोई होल। दीवार के अंदर कोई छिद्र और होल है, उसके डायमीटर को मापने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। एक साइड गो, दूसरी साइड ऑन गो। गो ऑन गो वाले जो लिखे वाले गेज होते हैं, वो प्लग गेज क्या कहलाते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहलाते हैं। फिर है जी गोलाकार मापना हो, वो तो होल था किसी दीवार के अंदर, तो रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग बेलनाकार शाफ्ट, जो सा वो तो था दीवार के अंदर कोई छिद्र या होल हो, कोई बेलनाकार कोई शाफ्ट है, उस शाफ्ट के अंदर का डायमीटर कितना है? आप कहोगे सर प्लग गेज की एक लिमिटेशन है, वो तो आपकी गो ऑन गो एक फिक्स साइज के ही है, लेकिन इसके अंदर देखो अलग-अलग प्रकार की आपको रिंग नज़र आ रही होगी। तो इसका उपयोग बेलनाकार शाफ्ट के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे थ्रेडिंग शाफ्ट। आप थ्रेडिंग बना रहे हो ना, टेपर शाफ्ट या फिर प्लेन शाफ्ट, उसके साइज को मापना हो तो आप किसका यूज़ करते हो? रिंग गेज का प्रयोग करते हो। गेज मतलब मेज़रमेंट। गेज मतलब मेजरमेंट। वायर गेज आपने देखा, आप डिलीट कर दिया मैंने वो वाला पार्ट, उसमें भी आप क्या करते हैं? गेज मतलब मेजरमेंट करते, मान को मेजरमेंट करते हैं, उन दोनों स्पिंडल के बीच में लगा के वायर के गेज को मेजरमेंट करते हैं या सीट के गेज को मेजरमेंट। फिर उसके बाद आपने देखा क्या? उसके बाद देखा आपने फिलर गेज, दो सतहों के बीच के फिल गैप जो है उसको फिल कर दिया फिलर गेज से। फिर आपने देखा प्लग गेज, प्लग मतलब कोई होल, होल के अंदर। फिर आपने देखा कि भाई होल की तो कोई एक लिमिटेशन है, उसके तो प्लग गेज की एक लिमिटेशन है, एक साइड गो ऑन गो, एक डायमीटर फिक्स है। लेकिन फिर अगर कोई शाफ्ट हो, उसके अंदर के बीरिंग को मापना हो, उसके अंदर के शाफ्ट में देखना हो कि भाई कितनी कितने आकार की थ्रेडिंग, किस किस आकार की डाई लगाएं, किस आकार का यहाँ पर आप टेप लगाएं, तो वो कैसे पता लगेगा? तब अंदर के जो टेप लगाने के लिए अंदर का जो आप मापते हो, अंदर के जो शाफ्ट को मापते हो तो उसके अंदर क्या डालेंगे? अलग-अलग प्रकार की रिंग डाल के चेक करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिंग गेज।
या बेलनाकार शाफ्ट के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे थ्रेडिंग शाफ्ट, टेपर शाफ्ट और प्लेन शाफ्ट। नेक्स्ट लास्ट है जी वेबल वेबल प्रोजेक्टर, ठीक है। इसका उपयोग 1 डिग्री की शुद्धता, आपने देखा भी होगा, ये वेबल प्रोजेक्टर है और इससे रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आप ना फीलिंग लेने के लिए ऐसा ही पैमाना आप यूज करते थे जब आप इंजीनियरिंग करते थे। तो 1 डिग्री की शुद्धता को बहुत ही छोटे कोण, कितने डिग्री, 1 डिग्री के कोण की शुद्धता की जांच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेबल प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसपे 0 से लेकर 180 डिग्री के निशान लगे होते हैं। कहाँ तक मापता है, 0 से लेकर 180 डिग्री का, और मिनिमम कितना, मिनिमम 0 से लेकर 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री के डिफरेंस के अंदर नजर आएंगे। जो आपका फिलर गेज था वो 0.03 से लेकर कहाँ तक, 1 mm तक, और प्रत्येक स्टेप कितने का था, 0.01 mm का था, इंक्रीज होता चलेगा। तो ये 1 डिग्री के कोण के लिए मापने के लिए प्रयोग करते हैं वेबल प्रोजेक्टर का, लेकिन जो पैमाना है वो 0 से लेकर पूरा राउंड शेप में 180 डिग्री तक, और प्रत्येक स्टेप कितने डिग्री पर इंक्रीज होगा, 1 डिग्री पर इंक्रीज होगा। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड थे, और जिस प्रकार से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी प्रकार से हम चैप्टर का एंड कर रहे हैं। फेज टेस्टर से स्टार्ट किया था और टेस्ट लैंप से हम चैप्टर को एंड कर रहे हैं। फेज टेस्टर का हम प्रयोग करते हैं कि फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, धारा आ रही है कि नहीं आ रही। अब हम धारा आ रही है हमने चेक कर लिया, तो फिर भी अपना विद्युतिक कार्य संपन्न नहीं हुआ, कोई क्लोज सर्किट हो, विद्युतिक कार्य संपन्न होने का मतलब जैसे मैंने स्विच ऑन किया और फैन चल जाए, तो ये विद्युतिक कार्य संपन्न हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से अपना सर्किट ब्रेक है, तो सर्किट ब्रेक की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग कर इलेक्ट्रिशियन फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ के तारों की पहचान कर सकता है तथा इसमें दोषपूर्ण भाग की पहचान भी कर सकते हैं, मतलब टेस्ट करेंगे सर्किट कहाँ से ब्रेक है। इलेक्ट्रिशियन द्वारा इसका निर्माण स्वयं के लिए किया जाता है, खुद की सहायता के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह लाइट चली गई भाई, लोड काटना पड़ेगा, क्लास भी खत्म होने वाली है, अब क्लास बंद ना हो जाए इस वजह से कुछ लोड काट देते हैं, ठीक है, वरना अपना टेस्ट लैंप धरा का धरा रह जाएगा। इलेक्ट्रिशियन द्वारा इसका निर्माण स्वयं के लिए किया जाता है। यह है एक पेंडल होल्डर, ये होल्डर हो गया, ठीक है, ठीक है, और पीवीसी इंसुलेशन 3/22 आकार के तांबे के तार, कुछ नहीं है, कुछ ध्यान नहीं देना, ऐसी कोई वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आधे आधे मीटर की लग, भाई अपनी जरूरत के अनुसार लगाएंगे, अपनी जरूरत के अनुसार लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये इसने बोल रखा है वही लगाएंगे। पेंडल होल्डर 40, 60, 100 वोल्ट की विद्युत बल्ब के साथ प्रयोग में, कहने का मतलब है विद्युत बल्ब के साथ प्रयोग करेंगे, 100 वाट का, 40 वाट का, 60 वाट का हम प्रयोग। तो आपसे पूछा जाता है टेस्ट लैंप किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो विद्युत कार्य की सहयोग के तौर पर इसका प्रयोग लाया जाता है। एक तो तारों की पहचान कर लेंगे, फेज किसमें, न्यूट्रल किसमें और अर्थिंग कौन सा है, और कहीं से अगर कोई दोष आ रहा है तो उनके बीच के, मान के चलो कि 20 मीटर लंबी कोई केबल है, तो 20 मीटर वाले को हम लास्ट में जाके चेक करेंगे तो ऑन नहीं हुआ आपका लैंप, आपका बल्ब ऑन नहीं हुआ, तो फिर हम बीच में से कोई एक कट लगाएंगे वहां पर, फिर पता लग जाएगा कि इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में डोरी खराब है, तो उसको चेंज किया। समझ गए इस बात को। तो कहना है कि इलेक्ट्रिशियन अपनी सहायता के लिए इसका प्रयोग करता है, किसके लिए, फेज के जांच के लिए, न्यूट्रल के लिए, या अर्थ तार की जांच के लिए, दोषपूर्ण भाग को निकालने के लिए 40, 60 और 100 वाट के बल्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो ये था भाई आपका कंप्लीट और डिटेल से चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रिशियन टूल्स, विद्युत कार्य के हस्त औजार। इसमें से जान पूछ के मैंने एक टॉपिक बाहर निकाल लिया है, और उसको निकालने का मकसद मेरे को पता है, आप परेशान मत होइए। सारे के सारे टॉपिक जब मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये टॉपिक कहाँ करवाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर की कंप्लीट पीएनजी फाइल सारी की सारी क्लास की आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी, इस क्लास की मैं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आपको, और साथ में प्रीवियस ईयर के टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करना। चैप्टर बहुत आसान था, लास्ट क्लास तक आप बने रहें, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। यही मेहनत कंटिन्यूटी आपको बाकी चैप्टर में भी लागू रखनी है। कंप्यूटर का सिलेबस साथ साथ करना, उसको हल्के में मत लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर। और इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम बोलता हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ कि इस पूरी प्लेलिस्ट को प्लीज शेयर कर देना।